नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर बिगिनर्स में। आज की वीडियो संबंधित है आपके बेसिक मैथ से, प्रारंभिक गणित से। जो कुछ लोग की कमज़ोर होती है, कुछ लोग जो मैथ में बिल्कुल ही वीक हैं, उनके लिए ये वीडियो स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको मैथ कराई जाएगी। ये पहली क्लास है, जिसमें आप संख्या पद्धति के बारे में देखेंगे। इसमें आपको सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ या जो नंबर सिस्टम पूरा चलता है वो आपको बताया गया है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे आपका नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। आपको अगर कोई भी डाउट कहीं पर लगता है, आपको कोई भी करेक्शन है, आपका कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें और लाइक करें। अब देखते हैं हम दार्शनिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम। हमारे दैनिक कार्यों में हम जिस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं, उसे लिखने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस पद्धति को दार्शनिक संख्या प्रणाली कहते हैं और इसे हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। अब इस पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है, इन संख्याओं को लिखने के लिए 10 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से जानते हैं। इसमें संख्याओं को लिखने के लिए दाएं से बाएं की ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इत्यादि स्थान होते हैं। तो अगर हम दाएं से बाएं की ओर बढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे, तो जो क्रम है वो पहले इकाई आएगा, फिर दहाई आएगा, फिर सैकड़ा आएगा, फिर हजार आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर लाख आएगा। इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है आपको, ये नंबर्स दिए हुए हैं और ये उनका क्रम दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे की विशेषता। दाईं ओर से पहला स्थान अर्थात इकाई का अंक मतलब 0, दाईं ओर से दूसरा स्थान मतलब दहाई का अंक बराबर 7, दाईं ओर से तीसरा स्थान अर्थात सैकड़े का अंक बराबर 3। अब देखते हैं हम अंकों के मान। किसी भी संख्या में प्रयुक्त प्रत्येक अंक के केवल 2 मान होते हैं, एक उसका वास्तविक मान होता है और एक उसका स्थानीय मान होता है। वास्तविक मान जो कभी नहीं बदलता है, किसी भी संख्या का वास्तविक मान हमेशा स्थिर होता है, वह कभी भी चेंज नहीं होगा। जो उसकी वैल्यू एक नंबर में है, वही उसकी वैल्यू दूसरे नंबर में होगी। इसे जातीय मान, अंकित मान या शुद्ध मान भी कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, संख्या है 8768 में अंक 8 के दोनों स्थानों का वास्तविक मान 8 ही होगा। इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे 8 की जगह आप 8 ही पढ़ेंगे, उसे 7 या 6 नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अब स्थानीय मान होता है, किसी अंक का स्थानीय मान वह होता है जो स्थान विशेष के कारण होता है। ये आपको हर संख्या में अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप फिर से देखिए, 8768 में एक 8 का स्थानीय मान 8000 है और दूसरे 8 का स्थानीय मान 8 है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संख्या में जब एक से अधिक बार अंक आए तो उसका वास्तविक मान तो समान होगा, लेकिन उसका स्थानीय मान चेंज होगा। अब देखते हैं हम संख्याओं के प्रकार। संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे कि आप पहला होता है परम संख्याएं या रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर Q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, 4/1 बराबर 4, 0/1 बराबर 4, 4/7, 9/2, -3/8 और -1/2 आदि ये संख्याएं जो हैं, ये रेशनल नंबर हैं या परमेय संख्या हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें सभी धन, ऋण, शून्य, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, क्रमागत आदि पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनके हर के स्थान पर एक लिखने जैसे वे P/Q के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। एक परमेय संख्या को अनंत रूपों में लिखा जा सकता है और अनंत रूपों में लिखी गई प्रत्येक संख्या का मान समान होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम कई तरीके से लिख सकते हैं। परमेय संख्याओं को सीमित दशमलव में, जैसे 2/4 का मान हुआ 0.5 और 1.8 का मान हुआ 0.125 अर्थात आवर्त दशमलव, तो इसे हम दशमलव में भी प्रयुक्त कर सकते हैं।
अब देखिए, संख्याओं को दोहराव वाली दशमलव संख्या आवर्तक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं जैसे कि 4/3 को आप देख रहे हैं तो 1.3333 है, तो ये जो संख्याएं होती हैं वो आवर्तक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात यह है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1/2 तथा 1/3 के बीच के अनंत परमेय संख्याएं 1/6, 1/7, 1/4, 1/5, 1/8 आदि हैं। तो हम देखते हैं अपरमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं या इरेशनल नंबर कहते हैं, जहां p और q धन पूर्णांक हो तथा q शून्य नहीं हो, जैसे √2, √5, √8 और पाई इत्यादि। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि पाई को अपरमेय संख्या माना गया है, लेकिन लोग इसे परमेय संख्या बता देते हैं या लगा भी देते हैं। जब क्वेश्चन अगर आता है कि पाई कैसी संख्या है, परमेय या अपरमेय, तो बहुत से लोग इसे परमेय संख्या लगा देते हैं। अपरमेय संख्या को ना तो सीमित दशमलव और ना ही आवर्त दशमलव संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी धन पूर्णांक संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो का वर्गमूल अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि उसमें ना तो सीमित दशमलव है और ना ही आवर्त दशमलव होते हैं। देखिए, पाई का नोट दिया है, पाई की वैल्यू होती है 3.14159। ये एक अपरमेय संख्या है जो वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात है। उसे p/q के रूप में नहीं लिखा सकता, किंतु गणना की सुविधा के लिए इसका मान 22/7 प्रयोग में लेते हैं, जो पाई का सटीक मान नहीं है। इसलिए 22/7 तो एक परमेय संख्या है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाई परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या, तो पाई एक अपरमेय संख्या है। अब आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं। सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर और रेशनल नंबर हैं मिलाकर ये वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब आते हैं नेचुरल नंबर्स। गणना संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें डिनोट करने के लिए या तो आप कैपिटल एन लिख सकते हैं या फिर स्मॉल एन से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। और आगे आप देखेंगे पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने के बाद जो संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं। अब आगे देखते हैं पूर्णांक मतलब इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक ऋण पूर्णांक भी होते हैं, धन पूर्णांक भी होते हैं। ऋण पूर्णांक आपके होते हैं -1, -2, -3 से लेके अनंत तक, शून्य, और धन पूर्णांक 1, 2, 3 से लेके आपका अनंत तक के समूह को एक साथ पूर्णांक कहा जा सकता है। तो पूर्णांक में आपके माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और आपके प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं। इन्हें आई से प्रदर्शित किया जा सकता है, कैपिटल आई से। अब आप देखेंगे इसी में धन पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हो गई, ये धन पूर्णांक हो गया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू इसे Z+ से प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखेंगे ऋण पूर्णांक संख्याएं। तो ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याएं जैसे -1, -2, -3 से लेके अनंत तक जो संख्या होती है ना, ऋण पूर्णांक कहा जाता है। इन्हें Z- से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर यह कि ऋण पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या माइनस के अनंत है या इन्फिनिटी है, जो प्राप्त नहीं की जा सकती। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो -1 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे 0। इसका संकेत 0 है तथा सबसे छोटा अंक है। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने घटाने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य आता है। शून्य को किसी संख्या के बाएं लिखने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दाहिने लिखने पर संख्या का मान 10 गुना हो जाता है। अब देखिए, शून्य का शून्य से गुणनफल शून्य तथा भागफल अपरिभाषित है। 0 को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है। अब देखते हैं इवन नंबर या सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, सम संख्याएं मतलब धन सम संख्याएं और ऋण सम संख्याएं। धन सम संख्याएं वही होंगी जो पॉजिटिव में होंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये सभी नंबर्स आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब इसी में आप जब माइनस चिन्ह लगा देंगे तो ये नंबर्स आपके निगेटिव इवन नंबर्स बन जाएंगे या फिर ऋण
सम संख्याएं बन जाएंगी, जैसे -2, -4, -6 से लेके ∞ तक। सम संख्याओं को ई बेस n से प्रदर्शित किया जा सकता है, और सम संख्याएं पूर्ववर्ती से 2 से अधिक तथा परवर्ती से 2 से कम होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 में 10 अपनी परवर्ती संख्या 12 से 2 कम तथा अपनी पूर्ववर्ती संख्या 8 से 2 अधिक होती है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आप अगर किसी भी संख्या का परिवर्ती और पूर्ववर्ती देखेंगे तो सम संख्याओं में, तो उसका डिफरेंस जो होगा वो 2 ही होगा, 1 से 2 कम होगी, 1 से 2 ज़्यादा होगी। अब देखिए, आप नोट दिया है यहाँ पर, प्रत्येक पूर्णांक अपने पूर्ववर्ती पूर्णांक से 1 अधिक तथा परिवर्ती से 1 कम होता है। यदि किसी पूर्णांक में 1 जोड़ने पर ठीक आंकड़ा और 1 घटा देने पर ठीक पहले वाला प्राप्त हो जाता है। क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है, ये तो आप सबको पता ही है कि किसी भी अगर एक नंबर से दूसरे नंबर बढ़ते हैं तो उसमें 1 का डिफरेंस होता है। अब देखते हैं विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब ये भी 2 प्रकार की होती हैं आपकी, पॉजिटिव ऑड नंबर्स और नेगेटिव ऑड नंबर्स। पॉजिटिव में आपका होता है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक होता है। अब नेगेटिव में आप इसमें माइनस का साइन लगा दीजिए, जैसे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया और माइनस के 5 हो गया। विषम संख्याओं को ओ मानी ऑड और बेस n से प्रदर्शित किया जा सकता है। इनके बीच भी अपने पूर्ववर्ती तथा परिवर्ती से 2-2 का अंतर होता है। डिफरेंस आपका दोनों में 2-2 का ही रहेगा। सबसे जो लोग भूल जाते हैं वो मेन चीज ये है कि जो सम संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित होंगी, और जो विषम संख्याएं हैं वो 2 से छोड़ के 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, बाकी जो बचेंगे नंबर्स वो आपके विषम संख्याएं कहलाएंगे। अब देखते हैं भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। वे 2 संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इन्हें संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं, जैसे 6 हो गया आपका, 8 हो गया, 9, 10, 12, ये सभी भाज्य संख्याएं, क्योंकि ये स्वयं तथा एक के अतिरिक्त संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे आपका 6 हो गया, वो 1 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आपका 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। भाज्य संख्याओं के लिए आवश्यक है कम से कम 3 संख्याओं से अवश्य विभाजित हो, इन्हें यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। अब देखते हैं अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर्स। ये बहुत ज़्यादा मतलब आपका वो दिक्कत पैदा करता है कि अभाज्य संख्याएं, लोग अभाज्य तो समझते हैं लेकिन जब क्वेश्चन में प्राइम नंबर्स होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वे धन संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 1 से डिवाइड होगी और स्वयं से डिवाइड होगी, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया आदि। अभाज्य संख्याओं के लिए आवश्यक है केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। संख्या 1 केवल स्वयं से विभाजित होती है, तो ना तो ये अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। ये भी कभी कभी डाउट में पूछ लेते हैं कि नंबर 1 कैसा नंबर है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है? तो ना तो ये भाज्य संख्या और ना ही ये अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं, ये को प्राइम नंबर्स। संख्याओं के ऐसे जोड़ों में जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनफल उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसे जोड़ों की 2 संख्याएं परस्पर अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 और 3 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः 3 और 7 परस्पर सहअभाज्य या अभाज्य संख्याएं हैं। कुछ और सहअभाज्य संख्याएं आपको जैसे 4 और 7 है, 16 और 25 है, 15 और 17 है, 27 और 32 इत्यादि हैं। दूसरे शब्दों में सहअभाज्य संख्याओं का वह समूह है जिसका मासापा 1 होता है। सहअभाज्य संख्याएं होने के लिए कम से कम 2 संख्याएं होना अति आवश्यक है। अब देखते हैं शून्य संख्या के कुछ सामान्य नियम। ये तो वैसे भी आप सब जानते ही होंगे। जैसे सिद्धांत पहला है जोड़ का, तो अगर आप किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो वो नंबर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे x + 0 = x। अब इसका उदाहरण देख लीजिए आप, 3 में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो 3 ही मिलेगा आपको। अब दूसरा है घटाना, तो x में से आपने 0 घटाया तो x ही बचेगा, मतलब शून्य को किसी संख्या में से घटाएंगे तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण देखिए आप, 3 में से आपने 0 घटाया तो 3 ही बचेंगे। अब देखते हैं गुणा। अगर आप किसी भी संख्या के शून्य से गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल होगा वो शून्य ही होगा। जैसे 3 की गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब भाग अगर
जीरो को किसी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो ही वैल्यू आएगी। अगर x का मान जीरो नहीं है तब, जैसे जीरो का अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो जीरो हो गया। और अगर x को जीरो से डिवाइड करेंगे, मतलब किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाती है, मतलब वो डिफाइन नहीं करी जा सकती है। घातांक, अब देखिए घातांक जो पावर होती है, अगर जीरो की पावर x है तो वैल्यू जीरो हो गई। जैसे मान लो जीरो की पावर 3 है तो वो जीरो हो गया उदाहरण में। अगर x की पावर जीरो तो उसका मान 1 होगा, मतलब किसी भी संख्या की अगर पावर जीरो है तो उसका मान 1 होगा। अब आगे देखते हैं वर्गमूल। जीरो का वर्गमूल जीरो ही होगा, मतलब जीरो का रूट जीरो ही होगा। साइन में देखते हैं, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू 1 होती है और टेंजेंट जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। अब आगे देखते हैं, जैसे इन्हें एग्जाम्पल दिया है कि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। जैसे माना हमने x की वैल्यू 1 2 3 रख के देखते हैं तो जीरो की जीरो बाई 1 को बराबर जीरो हो गया, तो जीरो की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो जीरो आएगा। ऐसे अगर जीरो बाई 2 है तो बराबर जीरो हो गया, तो अगर इसकी गुणा हम 2 से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अगर जीरो को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो के अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। तो मतलब इनका सीधा से मतलब ये है कि अगर आप जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करोगे तो वैल्यू जीरो आएगी, और जीरो को अगर आप किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो भी वैल्यू जीरो आएगी। हम मानते हैं कि 3 को हम जीरो से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू आएगी उसे हम ए मानते हैं। अगर हम ए की गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो आना चाहिए, और इस इक्वेशन को हम एक मानते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि समीकरण में ऐसा कोई भी ए की वैल्यू नहीं होगी जो रखने पर समीकरण को संतुष्ट कर सके, क्योंकि किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। अतः अगर हम किस एक्स को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो अपरिभाषित है। अब यह है एक्स की पावर जीरो बराबर 1, ये हमने पढ़ा था घातांक वाले में। यदि किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे एक्स की पावर 2 को हम एक्स की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर जाके एक्स की पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 0 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब वैसे भी अगर हम एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, तो इसलिए ये वैल्यू संतुष्ट हो गई, समीकरण 1 और समीकरण 2 के बराबर हो गई। अतः एक्स की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका दूसरा अर्थ है कि उस संख्या को उसी संख्या से भाग देना है जिसका प्रतिफल सदैव 1 होगा। यहाँ पर नोट दिया गया है कि किसी संख्या का उसी संख्या में भाग देने पर हमें वैल्यू 1 मिलती है, लेकिन अगर हम जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अपरिभाषित है। जैसे कि आपको यहाँ शो करके दिखाते हैं, जीरो को जीरो से डिवाइड किया, अब उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो अगर जीरो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो बराबर 1 इंटू जीरो हो जाएगा, तो 1 की जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। इसी प्रकार जीरो को हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, बराबर हम 2 रखते हैं, तो इसी प्रकार भी जीरो बराबर 2 इंटू जीरो हो जाएगा, बराबर जीरो वैल्यू होगी। ऐसे अगर हम जीरो को जीरो से डिवाइड करते हैं, वैल्यू 3 रखते हैं, तो जीरो बराबर 3 इंटू जीरो हो जाएगा, मतलब वैल्यू जीरो प्राप्त होगी। तब प्रत्येक स्थिति में हमें शून्य ही मिलेगा। तो हम ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम जीरो को जीरो से डिवाइड दें तो वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं क्रमागत संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स, ठीक है। वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रम में ही आती हैं उन्हें क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे हम नंबर्स पढ़ते हैं, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रमागत संख्याएं हो गई या फिर कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो गए। जैसे क्रमागत संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, क्रमागत धन पूर्णांक और क्रमागत ऋण पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव क्रमागत संख्याएं और नेगेटिव क्रमागत संख्याएं। जैसे नंबर्स आपके पॉजिटिव में चलेंगे तो 1 2 3 4 5 ये आपके पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो गए। अगर ये वैल्यू आपके नेगेटिव में चलेंगे, जैसे -1 -2 -3, तो फिर ये आपके नेगेटिव कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो गए। अब पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव नंबर्स को भी 2 में तोड़ा जा सकता है। जैसे आप उसमें से पॉजिटिव सम संख्या निकाल लीजिए, और दूसरा फिर आप पॉजिटिव विषम संख्या निकाल लीजिए। जैसे पॉजिटिव मतलब कॉन्जुगेटिव हो गए आपके धन पूर्णांक सम हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो जो आपके आएंगे तो सब क्रम से ही, जैसे 2 के बाद 4 आएगा अगर सम में गिनोगे, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा। अब इसी तरीके से आप पॉजिटिव नंबर्स में जब विषम संख्याओं को देखोगे, जो एक के बाद एक आएंगी, तो 1 के बाद 3 आएगा, फिर 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, मतलब इनका ये क्रम निश्चित है अगर जब आप विषम संख्याएं देखोगे तो। इसी प्रकार से आप जब
कॉन्जुगेटिव नेगेटिव नंबर्स में देखोगे तो आपको एक तो आपको विषम संख्याएं मिलेंगी, एक आपको सम संख्याएं मिलेंगी। अब विषम संख्याएं आपकी सेम वैसे हो जाएंगी माइनस में, -2, -4, -6, -8, -10 इस तरीके से। अब आपका यही जब आप और नंबर या विषम संख्याओं में देखोगे तो -1, -3, -5, -7 इस तरीके से आगे बढ़ते चली जाएंगी। अब यहीं पे आपको दिया है गुणज क्रमागत संख्याएं, जैसे मतलब मल्टीपल्स जो होते हैं वो किसी संख्या के गुणज में किस तरीके से होंगे। जैसे 3 का है तो 3 के मल्टीपल्स होंगे, 3 का 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 15 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा इस तरीके से। अब 4 का देखेंगे तो 4 का एक 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 16 हो गया, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज की ये वीडियो यहाँ तक थी, आपका ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स तक। अब इससे आगे हम देखेंगे और जो नियम होते हैं, ठीक है, कुछ विभाज्य किस तरीके से करा जाता है, विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है, कुछ और जो नियम होते हैं संख्या पद्धति से, वो आज की इस वीडियो को देखकर आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी करेक्शन चाहिए या फिर मतलब बताएं किस तरीके से आपको अच्छी लगेगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो की जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आपको अगर कोई क्वेश्चन है या आप एक बार इस चीज़ को अपने आप करके देखिएगा कॉपी पे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ जो है वह खाली देखने से पढ़ने से समझ में नहीं आती, जब तक आप उसको कॉपी पे पेन से नहीं लिखेंगे तब तक वो आपको समझ नहीं आएगी। और मैथ का सिंपल सा रूल यही है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा और उतना ही आपको ज़्यादा मैथ करने में मज़ा आएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप बताएं कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आपको अगर कोई अच्छे टॉपिक पर, आपका खुद का कोई टॉपिक हो जो आपका वीक हो, तो आप उस टॉपिक पे बता सकते हैं, वरना फिर मैं ये नंबर सीरीज़ को यहाँ से क्रम बाई क्रम करके बढ़ाऊँगा, जिससे आपका बेसिक से लेके एडवांस तक मैथ कंप्लीट हो सके और आपका जो बेस मैथ जिसकी भी कमज़ोर है, मान लो हल्की फुल्की भी कमज़ोर है, तो वो अच्छी खासी हो सके। धन्यवाद।